तो आरवीएनएल की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए कि इसका स्टॉक का अगर आप देखो 5 या 6 पे पीक चल रहा था, वो बढ़ के आपका 87 होगा, यानी कितना हुआ, 15 गुना हो गया। ठीक है, जबकि आपका अर्निंग देखे, आप अर्निंग की बात करते हैं हम लोग, तो ईपीएस उस तरह से ग्रो नहीं हुआ, उस लेंथ से ग्रो नहीं हुआ जितने तरह से स्टॉक ग्रो हुआ है। तो क्या हुआ, ईपीएस तो ग्रो हुआ, साथ में पी मिले तो डबल उसका इम्पैक्ट है। लेकिन बाद में क्या हुआ, अगर आप इतने पीक पे पी पे जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ईपीएस भी आपका इस तरह से बढ़े, लेकिन बाद में क्या हुआ, फॉल आया। अब जब फॉल आता है तो आपका ये पी भी डी वैल्यू होता है, डी रेटिंग होता है, और वही चीज़ यहाँ प्रॉब्लम है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि क्योंकि पी का ये जो जिस तरह से डी वैल्यू है, उसके वजह से ये स्टॉक काफ़ी हद तक स्टेगनेंट हो गया है। इवन अगर हम लोग बात करें कि ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से स्टॉक प्राइस की तरह बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ये देखिए, 1% से अगर आपका प्राइस बढ़ता है, स्टॉक सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट ग्रोथ 5% से बढ़ता है, क्या 3 साल में स्टॉक प्राइस 70% सीएजीआर से बढ़ सकता है? जस्ट है वाई फॉर यस और एन फॉर नो। ओके, लॉजिकल नहीं है ना। तो वही चीज आपको समझनी है यहाँ कि यहाँ काफी हद तक ओवर वैल्यूएशन हो गया। तो अभी क्या लग रहा है, आपका क्वेश्चन वही होगा ना कि भाई अभी क्या लगे। तो अभी भी मैं, हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात करें, हम लोग बात करेंगे आरवीएनएल ले लो, आईआरएफसी ले ले, इरकॉन, राइट्स, टीटागढ़ रेल, फिर जुपिटर, सबके बारे में बात करेंगे। थोड़ा डिटेल में समझे कि क्या स्टॉक्स में दिक्कत है और यहाँ से अगर बढ़ना है तो क्या होना चाहिए। तो इस स्टॉक में भी अगर बात करें तो क्योंकि ये रेवेन्यू ग्रोथ कम है, पैट ग्रोथ भी अगर आप देखो तो डी ग्रो हुआ है, और मार्जिन जो है उस तरह से ग्रो नहीं हुआ है। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन क्यों आरवी नेल इतनी तरफ से परफॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी अगर हम लोग आगे जाके बात करें तो एग्जीक्यूशन जो है ना उनका, बेसिकली क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूशन कंपेरेटिवली उस तरह से अच्छा नहीं जिस तरह से एक्सपेक्टेशन इनके पास है ना। बहुत ही अच्छा ऑर्डर बुक है। अगर हम लोग ऑर्डर बुक की बात करें, ऑर्डर बुक की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर बुक यहाँ देखिए कि यहाँ एक्चुअली ये दिया नहीं है। हाँ, ये रहा, 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। ठीक है, तो एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक ऑलरेडी है इनके पास। जबकि इसका एनुअल टर्नओवर देखो तो कितना है, 60,000 करोड़, 20,000 करोड़, यानी 3 गुना की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। तो ऑर्डर बुक की टेंशन नहीं है, जो टेंशन है वो है एग्जीक्यूशन की, और वहाँ ही इशू आ रहा है ये आरवीएनएल में। क्या ये वापस ठीक हो जाएगा, तो उसमें बहुत कुछ डिपेंडेंट है, ये किस तरह से ग्रो करेगा। अभी देखिए आप, मैं अगर आपका सेल्स पैटर्न देखो तो उस तरह से ग्रो नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखो तो ये प्रॉफिटेबिलिटी उल्टी गिर रही है। दैट्स वाई मुझे मैक्सिमम टीवी में हो या नो मैक्सिमम क्वेश्चन इसके लिए आते हैं, मैं यही बोलता हूँ कि अभी भी ग्रोथ पैटर्न दिख नहीं रहा है जितना आरवीएनएल से एक्सपेक्टेशन है। और जब आपका ग्रोथ पैटर्न ना होना तो कहीं ना कहीं आपके जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ना, वहाँ भी फर्क पड़ जाता है। ओके, और वो अगर दिक्कत आती है तो और इश्यूज आ जाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल भी देखो इसका ऑन द हायर साइड है, और कैश कन्वर्जन में फिर क्या होता है कि उस तरह से रोटेट नहीं होता है कैश जिस तरह से होना चाहिए। सो मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं जब आपका रेवेन्यू बढ़ता नहीं है, एग्जीक्यूशन बराबर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें
ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक। और ये प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी काफ़ी हद तक पीएसयू कंपनीज में ओवर द टाइम देखी कि उनका जो एग्जीक्यूशन होता है ना, उस तरह से अच्छा नहीं होता है। तो आरवीएनएल में वही प्रॉब्लम है, हद से ज़्यादा स्टॉक बढ़ जाना और फिर एग्जीक्यूशन ना होना, उस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आनी, सेल्स ग्रोथ नहीं आना, तो ये नीचे आ गया। और अभी भी मुझे यहाँ दिक्कत लग रही है। कितने लोगों ने आरवीएनएल में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है? देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज से नो, अदरवाइज से ओके, मोस्टली नो है, कुछ कुछ यस है। बी केयरफुल। और गाइस, कोई जल्दी मत करो इन्वेस्ट करने की इन सब स्टॉक में, क्योंकि क्या होता है कि आप फंसने के भी चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। ये लंबे टाइम तक रिकवर नहीं करेंगे और वहाँ फंसते जाओगे, तो टेक केयर अबाउट दिस। दूसरा एक स्टॉक लेते हैं हम लोग। दूसरा एक स्टॉक, ओके, मोस्टली नो है। ओके गुड, कुछ कुछ है, ठीक है। तो ऑर्डर बुक सही है, लेकिन क्या एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है। अभी एक काम करते हैं, इरकॉन की बात करते हैं। बाय द वे, यहाँ जो भी बातें हो रही है ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, यहाँ किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के करना। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो ऑन फ्रंट में आपको बोल रहा हूँ। हाँ, हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन वो हमारी सर्विसेज में देते हैं। जो अगर आप चाहते हो तो www.catapan.in को जाके विजिट कर सकते हो। एंड बाय द वे, आप लोगों में से कितने लोग मुझे यूट्यूब में फॉलो कर रहे हो? ना कर रहे हो तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, जस्ट है वाई फॉर यस इफ़ यू आर फॉलोइंग मी। तो ये काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में हर रोज़ मेरी वीडियो आते हैं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आ जाए, कल मैंने डिफेंस स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बताया था। तो आप ज़रूर जाके देखिए। कुछ हमारे टीवी के वीडियोस भी होते हैं, एनडी टीवी हो या बाकी सब के, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है। कमिंग बैक टू अनदर स्टॉक, चले हम लोग बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल में। एक एक जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रेलवे के वो मैं लूँगा, तो आपको पता चले। इरकॉन की हालत कंपेयर टू आरवीएनएल से तो अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये स्टॉक भी अभी देखो, अभी रिकवरी आई है। देखो 150 से ऑलमोस्ट 180 आया है, 20% बढ़ा है। जो मोस्ट ऑफ द, अगर आप देखो आरवीएनएल भी बढ़ा है, जो पिछले 2-3 वीक से ये बढ़े, और शायद बजट तक ये बढ़ेंगे। लेकिन आपको देखना है कि वहाँ से वो क्या सस्टेन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर आरवीएनएल की हम लोग अगर बात करें, अरे सॉरी, इरकॉन की बात करें, तो ये स्टॉक अपने टॉप से 50% गिरा हुआ है, जबरदस्त गिरा हुआ है। और वही दिक्कत आती है इन सब स्टॉक से कि ये इतने गिर चुके हैं ना अपने स्टॉक से। हमें लगता है कि यार टेम्पटिंग है, चलो इसको ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअली एक्चुअली यहाँ वही इशू आता है कि ये स्टॉक अभी भी वैल्यूएशन वाइज कहीं ना कहीं वो महंगे लगते हैं। ये तो भी अगर आप देखो 27 का पी है, ठीक है, इसका भी आरवीएनएल जैसे नहीं भागा था, आरवीएनएल से कम भागा था। कंपेरेटिवली ये इतना नहीं भागा, तो इसलिए इसका वैल्यूएशन अगर मुझे पूछो कि आरवीएनएल के सामने क्या है, तो ये तो भी ठीक ठाक है। इसके पास भी ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑर्डर बुक अच्छी है, एग्जीक्यूशन भी कंपेरेटिवली उससे अच्छा है। सो अगर आप देखो रेवेन्यू ग्रोथ भी मैं अगर आपको दिखाऊं, तो देखिए 13% और 5% का है, जो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आरवीएनएल से अच्छा है। लेकिन अभी भी इस साल इसका भी प्रॉब्लम है कि ये हो नहीं रहा है, यानी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ मार्केट क्या करता है कि मार्केट को थोड़ा भी डाउट आएगा ना, तो वो स्टॉक को गिरा देगा। और ये हुआ है। और इसलिए इनके पास काफ़ी हद तक ईपीसी के हाई क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट्स है। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में इशू क्या होता है कि आपका कैश सन इजीली नहीं होता है, वर्किंग कैपिटल काफ़ी हद तक स्ट्रेच हो जाते हैं, और गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग होता है, ऑर्डर आने में टाइम लगते हैं, एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, इवन पैसे आने में टाइम लगते हैं। तो उसके वजह से प्रॉब्लम है इसका। दूसरा एक है कि इसका मार्जिन थोड़ा कॉम्प्रेस हो रहा है। ठीक है, तो जो नए ऑर्डर आए हैं ना, वो थोड़े कॉम्प्रेस, यानी कि ना उतने अच्छे नहीं आए। अच्छे नहीं आए कहते लो मार्जिन के। और इनका ऑर्डर बुक अगर हम देखें, तो अराउंड 24,000 करोड़ के आसपास है, जबकि इनका एनुअल टर्नओवर
10,000 के आसपास है, यानी ट्वाइस है, इतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन ट्वाइस है। फिर भी इसका एग्जीक्यूशन कंपेयर टू आरवीएनएल ठीक ठाक है, कंपेयर टू आरवीएनएल ठीक ठाक है। अब आपको लगेगा क्या ये स्टॉक भागेगा यहाँ से, तो यार ये डिपेंड होता है कि ये किस तरह से अपने ग्रो करते हैं। ये देखिए आप यहाँ से सिंपल आपको दिखेगा, देखिए जून में कितना था, 2200 करोड़, सितंबर में 2400 करोड़, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मार्च तक 3400 करोड़। अभी देखिए दो पिछले 2 क्वार्टर से अब देख रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट है। अब जब आपको ऐसा परफॉर्म करेंगे तो मार्केट आपको प्रीमियम नहीं देगा, और इन सब में काफ़ी हद तक क्योंकि पीएसयू के साथ डीलिंग है तो वो प्रॉब्लम है। तो आप बोलोगे पीएसयू तो आगे जाके बढ़ेंगे ना, वो पीएसयू बढ़ेंगे जिसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है। इनिशियली 3-4 साल पहले अगर अगर आप ये स्टॉक को देते तो इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक था। अब ठीक ठाक यानी बहुत ही सस्ता था, 5 के पी पे घूम रहा था, और अभी आप देखिए तो 28 के पी पे है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, ये टिपिकल है, ये माउंटेन है ना, मोस्ट ऑफ द कहते हैं ना रेलवे स्टॉक्स में दिख रहा है कि जो 2024 तक ऐसे भागा है और फिर सबके ईपीएस गिरे हैं। ये जब होता है ये पोर्शन के वजह से ये स्टॉक भी गिरा है, लेकिन जैसे मैंने बोला कंपेयर टू आरवीएनएल इसकी पोजीशन इतनी खराब नहीं है। तो ये चीज़ आपको दें, ये भी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में कैश क्रंच रहेगा, वो सब चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रहेगी। प्लस मार्जिन का भी थोड़ा कॉम्प्रेशन हुआ था, लेकिन होपफुली आगे जाके ठीक ठाक हो सकता है। ओके, और एक दूसरी कंपनी देखते हैं, वो है राइट्स। राइट्स इतनी फेमस नहीं है लेकिन तो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें क्या इशू है, ये स्टॉक अगर आप देखें तो ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 41% डाउन है, लेकिन इसका जो मेजर इशू है, ये कंसल्टेंसी कंपनी ज़्यादा है, कंसल्ट करती है, और काफ़ी टाइम आपने राइट्स को नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखे होंगे। लेकिन इसका देखिए ये क्या है, 5 साल से नेगेटिव रिटर्न है, नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है, और नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ है। जब अगर दो ये पूरा नेगेटिव है तो ये स्टॉक कैसे भागेगा। करेक्ट। और इसलिए देखिए कि ऑलमोस्ट ये स्टॉक इवन दो 28 का पी पे अभी यार ये एक्चुअली नेगेटिव तो कैसे आप जज ही कर पाओगे, लेकिन 28 का पी अभी भी है। और ये देखो ये जो है ना, ये आप ये स्टॉक 2022 में भी 140 करोड़ का प्रॉफिट बनाता था, अभी 109 का है। तो इज देयर एनी ग्रोथ, जस्ट आई वाई फॉर यस एंड फॉर नो। ओके, जस्ट बिकॉज PSU कंपनी है दैट डज नॉट मीन यू हैव टू गो एंड इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनी। क्या रेलवे स्टॉक से तो भागेंगे, बजट है तो भागेंगे, इसमें यही ध्यान रखना है। बजट की वजह से आप स्टॉक, सबका क्वेश्चन यही होता है कि सब बजट आ रहा है, क्या हम लोग ये स्टॉक उठा ले। मेरा आंसर सबको यही होता है कि स्टॉक ऐसा उठाओ कि बजट के बाद भी चले। अगर वो स्टॉक ऐसा नहीं है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप करोगे तो वो रिस्क है, फिर आप पे है कि आपको वो करना है कि नहीं करना है। लेकिन ये एक रिस्क रहता है कि अगर वो नीचे आ गया तो क्या। करेक्ट, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए और एक स्टॉक लेते हैं हम लोग, और वो स्टॉक होते हैं, अभी लेते हैं टीटागरा और जुपिटर साथ में लेते हैं। कितने लोगों ने टीटागरा और जुपिटर में इन्वेस्ट किया है, जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ये स्टॉक देखो, 56% जुपिटर गिरा है और टीटाग्रा 55% गिरा है। बहुत गिर चुका है, बहुत ही गिर चुका है। अब ये क्यों गिरा है, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स तो अच्छे हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है। अगर टीटागरा की बात करें तो मैं एक काम करता हूँ, आपको सिर्फ रेवेन्यू जंप और प्रॉफिट जंप में दोनों का दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सही है, 48% सेल्स ग्रोथ 3 साल का जुपिटर का है, और प्रॉफिट ग्रोथ है 95। जो टीटागरा का है 38% 3 साल का, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। जो प्रॉब्लम है ना वो इस क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में आया है। दोनों क्वार्टर में सेम कहानी, सेल्स डी ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट डी ग्रोथ हुआ है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के जो ऑर्डर बुक बड़ी है, लेकिन ये है ना काफ़ी हद तक सप्लाई पर डिपेंडेंट होते हैं। व्हील सेट, व्हील सेट क्या होता है, जो आपके व्हील्स बनते हैं ना वैगन्स में, ये आपको पता है कि वैगन्स बनाते हैं। तो व्हील सेट की वजह से वो सप्लाई नहीं हुआ, और आप देखिए कि
जो 98-97 करोड़ का था वो पीछे 2 क्वार्टर में देखो 33 करोड़, 53 करोड़। ये मेजर इशू रहा है दोनों कंपनी के लिए, टीटागढ़ ले लो और जुपिटर। इनके पास अदरवाइज बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरीथिंग। हाँ, मैनेजमेंट बोल रही है कि अभी ये शायद नेक्स्ट टाइम पे ये रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा बोल तो रहे। लेकिन देखना पड़ेगा वो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ओवरऑल कंपनी ने, दोनों कंपनी ने ओवर द इयर्स परफॉर्म अच्छा करा, लेकिन अभी एक खराब फेज से निकल रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे जाके इसमें विलसेट के इश्यूज इतने बड़े नहीं रहेंगे, जो पास में थे वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होंगे। तो उसके वजह से इन लोगों को कह सकते हैं कि फ़ायदा हो सकता है। तो ये स्टॉक्स, हाँ, कंपेयर टू, अगर आप मुझे पूछो कि भाई तपन, ये सब में रेलवे में कौन से अच्छे लगे, तो ये जो वैगन्स जो बनाती कंपनीज है ना, वो कंपैरेटिवली अच्छे, और इनके वैल्यूएशन भी इतने ऊपर नहीं है। अगर जुपिटर की भी बात करें हम लोग, तो 48 का पीए, ठीक है, और इसका भी अगर हम लोग देखें तो 58 का है। इसके हिसाब से 48 या 50 का पी होता है ना, तो आपको 25-30% से ग्रो करना पड़ेगा। जो लग रहा है मुझे कि ये ग्रो कर सकते इजीली, क्योंकि जो उनका बैकलॉग है वो आगे जाके एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि व्हील सेट के इश्यूज आई थिंक लास्ट क्वार्टर से भी काफ़ी हद तक, लास्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्टूबर नवंबर से आई थिंक रिजॉल्व हुए। तो वो एक अच्छी बात आती है इन स्टॉक्स की। तो आपको नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट भी देखना है कि नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट जो अभी तक जो खराब सिचुएशन है, क्या इससे बाहर आएगी कंपनी। अगर आती है विथ अ प्रॉपर ऑर्डर बुक एंड नो एग्जीक्यूशन, नथिंग लाइक दिस। ये सब में आप, मैंने आपको अभी तक आरवीएनएल दिखाया, राइट, सिरकॉन, जुपिटर, टीटाग्रा, घूम फिर के क्या आता है, घूम फिर के आता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। इन सब के पास कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई कमी नहीं है। और एक तरह की कह सकते हैं ना कि मोनोपोली टाइप ऑफ कंपनी होती है ये। ऑफ कोर्स इसमें अगर आप देखो तो जुपिटर, टिटाग्रा, इवन तीसरी कंपनी की बात करें तो टैक्स में कोई जो भी वैगन्स बनाती है। लेकिन इसका अगर आप देखो तो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है। ये इतना कंपैरेटिवली गिरा नहीं है। ये अगर आप देखो तो, नहीं, ये भी गिर गया है, सॉरी, ये भी 55% गिरा है। लेकिन सेम कहानी है, इसका भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो जस्ट हेडलाइन जो न्यूज़ में आती है ना कि भाई इसको 4,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसको 5,000 करोड़ का, या किसी को 200 करोड़ का, उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये आपको देखते रहना है कि चलो 1,000 करोड़ का उनका ऑर्डर बुक है, तो उसमें से कितना एग्जीक्यूट किया है, कब होगा, अगर नहीं हो रहा है तो कब होगा। जिस दिन आपका एग्जीक्यूशन स्लो होता है, मार्केट आपको गिरा देती है। और इन सब की कहानी भी यही है। जब तक सही चलता है ये आपको सड़ के बिठाएगी। जब वो क्विक मनी निकल जाती है ना, वो मेगा ट्रेंड में हमेशा ऐसा होता है कि पहले 2 साल स्टॉक ऐसे भागते कि ना पूछो। अभी इन सब का भी यही था। अगर जुपिटर की भी बात करें तो ये आप देखिए कि किस तरह से ये पी ऑलमोस्ट 90 के पे था, और मैंने पहले भी बोला था कि 90 के पी पे सस्टेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बहुत ही डिफिकल्ट, और चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि कभी ना कभी गिरता है। इसलिए कभी भी जब भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करो, रेलवे हो या कोई भी सेक्टर हो, बिना वैल्यूएशन समझे इन्वेस्ट मत करो, कितना भी अच्छा प्रोस्पेक्ट्स क्यों ना हो। अगर आप इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट देखोगे आपको लगे अरे अरे क्या कंपनी है ये, सबकी सभी कंपनी की जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर वैल्यूएशन को इग्नोर करते हो और जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो अभी है उस कंपनी की, तो आप फंसने के पूरे चांसेस। और रेलवे में मैक्सिमम लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे उस तरह से रिकवर नहीं हो रहा है जितना बाकी सब हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि रेलवे भी बहुत भागे, तो यू कीप इन माइंड वैल्यूएशन एज एंड व्हेन आप कोई भी स्टॉक देखते हो। बाय द वे, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देन जस्ट हैव वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स, गाइस, जस्ट हैव वी फॉर वैल्यू। एंड यस, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।
दिनेश भाई, वैल्यूएशन, अरे सॉरी, बजट तो अच्छा रहेगा। और रेलवे में वही 5 से 10% का ग्रोथ आएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा तोड़फोड़ बजट नहीं होगा रेलवे के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी करते हो तो आप थोड़ा केयरफुल रहो कि क्या उसमें एक बड़ी अमाउंट आपको डालनी है कि नहीं डालनी है। और बहुत ही साइक्लिकल होते हैं। यस, यस, थैंक यू विभूति, राज, शिव, ओके, रोशन। बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि आपको लगता है कि ये भागेंगे भागेंगे, और एट द टाइम ऑफ बजट या तो आगे के दिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। हमेशा, हमेशा। तो यस, अभी देखो बढ़ना चालू हो गए स्टॉक्स। सो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में तो गाइस सिंपल है। बजट के 2 महीने पहले ले लो स्टॉक, और बजट के दिन बेच दो। हमेशा की कहानी, ये पैसा कमा के देता है रेलवे। नॉर्मली मैंने देखा है, नॉर्मली देखा है, ऐसा ही होता है। 2 महीने बजट के, अभी भी शायद यहाँ से भागे, कोई डाउट नहीं है, भाग सकता है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, वहाँ वही डाउन आएगा, वही देखना है। ओके, चले नाउ। सो कीप दिस मैं तो, जैसे मैंने बोला कि आप तो भी जुपिटर, टिटागरा, वो सब वैगन रिलेटेड कंपनीज जो है ना, वहाँ मुझे ठीक ठाक एग्जीक्यूशन आगे जाके लगे, तो वो थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हो। और एक स्टॉक की बात करते हैं, वो है आईआरएफसी। ठीक है, आईआरएफसी जैसे हमें पता है कि इसमें भी कहना कि 1 मिनट, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है तो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। लेकिन इसके भी जैसे है ना कि एक टाइप की मोनोपोली है, ये सिर्फ ही रेलवे कंपनीज को देती है। और आप देखिए कि ये स्टॉक भी कहाँ था, यानी आप, ये स्टॉक भी ज़बरदस्त भागा है ओवर द टाइम। ये स्टॉक वही 20-21 रुपए पे घूम रहा था, और स्टॉक ऑलमोस्ट 200 यानी 10 गुना के हो गया। अभी वो स्टैग्नेंट है, अभी वो स्टैग्नेंट है। और इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल से, प्रॉफिटेबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी वही है कि बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। और ये लोग भी बहुत ही सब्सिडाइज रेट में सभी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं रेलवे के। तो रेलवे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ढीला होता है तो इसको भी डायरेक्टली इम्पैक्ट आ जाता है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंडिंग वो सब उनकी सस्ती है, वो इतनी महंगी नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो आरओई भी अगर देखें, तो जस्ट अ मिनट, अगर आप, मैं दिखाता हूँ आपको। कोई भी एनबीएफसी कंपनी देखो ना, आरईसी, सॉरी, ये जो आईआरएफसी है ना, वो एनबीएफसी कंपनी है। तो अगर आरओई देखो तो 12 के आसपास है, जो कंपेयर टू अदर कंपनीज, देखो ये 21 है, 21, तो वो कम है। आरओए 1.34 है, जो हिस्टोरिकली उससे ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है 2.98 है। बाकी आप आरईसी देखो 1.2 है, पीएफसी देखो 0.98 है। तो पीएफसी और आरईसी, जो भी एनबीएफसी है जो गवर्नमेंट है, उसके सामने इसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। इस वैल्यूएशन में अगर 2.98 प्राइस टू बुक वैल्यू है, गाइज मिनिमम 25% का ग्रोथ चाहिए आपको सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में, जो नहीं दिख रहा है। कि पीछे 3 साल में आप देखो 10% और 2% का ग्रोथ है। ठीक है, आगे जाके होगा पता नहीं है। क्योंकि आईआरएफसी ऐसे फाइनेंस कंपनी है, तो इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इनको फायदा होता है, लेकिन उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए नहीं देती क्योंकि वो सिर्फ तो रेलवे को देती है, और उसमें भी इंटरेस्ट रेट इतना महंगा नहीं होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के वजह से आईआरएफसी उतना रिटर्न नहीं दे पा रही है जितना बाकी सब एनबीएफसी देते हैं। तो यहाँ भी यही दिक्कत है कि कंसंट्रेशन इतना है एक ही सेगमेंट में, जो रेलवे सेगमेंट, उसके वजह से कहीं ना कहीं उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहे। और प्राइस टू बुक वैल्यू जैसे मैंने बताया कि वो ऑन अ हायर साइड है, काफ़ी हायर साइड है। और इनका ग्रोथ भी काफ़ी हद तक बजट पे डिपेंडेंट होगा। ओके, और किस तरह का बजट आएगा, कितने बड़े रेलवे के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं,
तो उस पे अगर रेलवे के प्रोजेक्ट्स बहुत आते तो आईआरएफसी का अपने आप क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है। अभी डिसेंट ग्रोथ है, लेकिन इसको कम से कम मेरे हिसाब से तो 20 से 25% से ग्रो करना चाहिए, अगर ये समहाउ उनको जस्टिफाई करना हो तो। ठीक है, ये वैल्यूएशन तो ये कीप कीप इन माइंड। अभी भी ये कछुए की चाल चलेगा, ऐसा नहीं कि रातों रात भागेगा। हाँ, अभी कुछ दिनों से ये स्टॉक थोड़ा चला है, लेकिन वी हैव टू वेट एंड वॉच। दूसरा एक स्टॉक जो काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते, वो है आईआरसीटीसी। सो आईआरसीटीसी की बात करें तो कितने लोगों ने आईआरसीटीसी में इन्वेस्ट किया है? जस्ट है वाई यस और एन फॉर नो। ये भी ऑलमोस्ट 47% डाउन है। ठीक है, देखो जब ये आया था मोनोपोली मोनोपोली करके ये स्टॉक को बहुत भगाया था, फिर वो उस तरह से भागा नहीं है। क्यों? इनिशियली ना बम्पर ये प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन वही है कि गवर्नमेंट एंटिटी होती है ना, तो ओहो काफ़ी लोगों के पास है। गवर्नमेंट एंटिटी होती है ना, तो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो एज ए डिविडेंड बहुत ले लेता है। या तो फिर वो क्या करता है, प्राइसेस बढ़ा देते हैं, तो क्या जैसे रेलवे टिकट्स में या कोई और कमीशन लगा देते हैं, और बाद में कहते हैं कि भाई कुछ पार्ट आईआरसीटीसी का प्रॉफिट हमारे पास आएगा। तो बहुत सारी ये सब चीज़ें जब होती है ना, तो उसके वजह से एक अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है इन सब कंपनीज में, और यही हुआ है इस कंपनी के साथ। आईआरसीटीसी की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये स्टॉक भी नो 324 के पी पे था, यानी कोई स्टॉक यानी ईपीएस था ही नहीं, तब ये जाके बढ़ना चालू हुआ। अभी ये एक अच्छी बात जो आ रही है, ये देखिए आप, इसका एक अच्छा खासा ईपीएस में ग्रोथ रहा है। ठीक है, इसलिए अगर आप देखें, पी अभी 50 के नीचे है, 50 के नीचे। ठीक है, और ये अगर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो अच्छा है। सी 36% 3 साल का, 25%, लेकिन ये साल में थोड़ा कम है। अभी यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि क्योंकि ये 50 के पी पे बैठा है, 50 के आसपास, तो यहाँ 25% ग्रोथ है, तो ये थोड़ा ये साल ग्रोथ कम आया है। और मार्केट आपको फिर कहते हैं ना कि बख्शती नहीं है, अगर उनको थोड़ा भी लगता है कि ये इस बार इतना नहीं प्रॉफिट दे पाएगा। आप देखो ये स्टॉक कितना गिरा दिया, 47% गिर गया। तो ये आप देख रहे हो ना कि मार्केट सेंटीमेंट बहुत रोल होता है। दूसरा आईआरसीटीसी में गवर्नमेंट ने इंटरफियर करना बहुत ही चालू कर दिया है, बहुत ही चालू कर दिया, और कहीं ना कहीं उनको अपना शेयर चाहिए आईआरसीटीसी में। जब ऐसा होता है ना, तो मार्केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इनिशियली इसमें भी यही था कि जब आई तब बहुत ही बस था, स्टॉक बहुत ऊपर गया और फिर फिजल आउट हो गया, जो कहानी मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक्स की हो रही है पिछले 3 4 साल में। पिछले 2 साल से ये लोग, 1.5 साल से ये स्टॉक गिर गए सभी, लेकिन जो 21 22 और 23 24 में ये स्टॉक बहुत ही भागे थे। इफ यू आस्क मी, इज दैट टाइम इज गोइंग टू कम बैक, द आंसर इज नो। क्योंकि इसमें इसमें क्या होता है कि सेंटीमेंट का इम्पैक्ट आ जाता है, ऊपर से एक चीज आ गई ना कि गवर्नमेंट इंटरफियर करेगा। तनुज अग्रवाल, अच्छा, आईआरसीटीज का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया क्योंकि ये सेंटीमेंट का है। तनुज देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, दो चीज जो वापिस आपको बताता हूँ। ये इसका पी देखिए 77 था, वो अभी हट के नीचे आके 40 के आसपास है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 20 25% से मिनिमम ग्रो करे, लेकिन ये ग्रो कर रहा है अभी इस साल 8% से और 11% से। प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, सेंटीमेंट खराब हुए। आईआरसीटीसी में बीच में ये भी बात हुई थी कि गवर्नमेंट अपना कहते हैं ना कि प्रॉफिट शेयरिंग लेगा, और बहुत कुछ बातें हुई थी। तब से सेंटीमेंट और पब्लिक का खराब हुआ है। और मैं, इफ़ यू आस्क मी अगेन, मुझे नहीं लगता आईआरसीटीसी
द वे इनिशियली जो आप देख रहे हो ना, जब आईपीओ आया था तब किस तरह से ये भागा था। ओके, ये देखिए, ये यहाँ से 121 से ये 1000 गया था। वो चीज़ वापस रिपीट होना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये देखिए, अपने टॉप पे आता है और वो वापस नीचे आ जाते हैं। तो तो भी अगर आपको रखना है, क्योंकि स्टॉक नीचे है, तो आप रख सकते हो। लेकिन यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत है कि थोड़े ऊपर के लेवल पे वापस प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये स्टॉक भी देखिए आप, एक समय पे 570 के आसपास गया, फिर वो वापस 1000 गया, वापस नीचे आया। तो इवेंचुअली अगर आप 5 साल की बात करो, कोई बंदा ने अगर यहाँ कहीं इन्वेस्ट किया होगा 2021 में, उसको 4 साल हो गए, उसको कोई रिटर्न नहीं मिला है। जो रिटर्न मिला है, मैक्सिमम रिटर्न ये टाइम पे ही मिला है। एंड दैट इज वेयर अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग। तो इसको साइकिल की तरह ट्रीट करो। अगर आप नीचे के लेवल पे लेके ऊपर के लेवल पे बेचो, वापस नीचे गया, तो ये स्टॉक ऐसा है अभी। ओके, दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इट इज। अगेन आप अपने नो कहते हैं ना कि अपने एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट कर सकते हो, बट यस, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, चलिए। ओके, और कोई स्टॉक बाकी है तो मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सो आईआरसीटीसी का मैंने बताया आपको, जुपिटर वैगन्स का बताया, टैक्समेको का भी मैंने बता दिया, आई थिंक करेक्ट। या टैक्समेको का भी मैंने आपको बताया। रेलटेल, हाँ रेलटेल रह गया, चलो रेलटेल की बात करते हैं। अच्छा हुआ याद दिला दिया। हाँ करेक्ट, आईआरसीटीसी करेक्ट। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो इन्वेस्टर के लिए नहीं, ज़्यादा ट्रेडर्स के लिए अच्छा है कि वो वॉलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे, तो उसके लिए अच्छा है। आरवीएनएल तो अमन गुप्ता हमने पहले ही पहला स्टॉक आरवीएनएल ही लिया था। चलो रेलटेल की बात करें तो रेलटेल का देखिए क्या है ये भी नवरत्न है। ठीक है, और अगर ये ऑप्टिक और रेलवेज को सब प्रोवाइड करता है, अभी इसका भी अगर हम लोग देखें, 40% डाउन है अपने टॉप से। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक डालता है और कुछ ऐसा ही है सब कुछ। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखे तो एक अच्छी खासी रही है। 32% से सीएजीआर ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 23% का है, इस साल भी 15 है। तो उस तरह से कंपनी ने फंडामेंटली परफॉर्म किया है। अगर मैं वैल्यूएशन भी देखूँ इसका, इतना महंगा नहीं है। ठीक है, और ये देखिए, ये ईपीएस ग्रोथ देखिए, ये अच्छा खासा ईपीएस ग्रोथ है। तो इसमें इतना टेंशन नहीं है। इसमें उतना टेंशन नहीं है कि भाई ये सडनली गिर जाएगा। अगर इसमें बस वही है कि अप्रैल 24 में जो पीक बना है वो अभी तक वापस आया नहीं है, बाद में ये कंसोलिडेट कर रहा है। एक रीज़न वो भी होता है कि पूरा ओवरऑल रेलवे सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं करता है तो ये भी स्टॉक फिर थोड़ा परफॉर्मेंस में इश्यू आ जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिवली रेलटेल इतनी ख़राब कंपनी नहीं है, ठीक ठाक है। और लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी। कंपाउंडिंग मशीन अगर आप देखो ऑफलेट, पीछे 3 साल की मैं बात करूँ, 2 या 3 साल से, जब से ये सब स्टॉक गिरे हुए तब से कंपाउंडिंग इम्पैक्ट किसी स्टॉक में इतना नहीं आया है जो पहले आता था। ठीक है, तो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट मुझे नहीं लग रहा है। और अगर कंपाउंडिंग इम्पैक्ट ना आए ना, तो एक दिक्कत है इसमें। रीज़न क्या है कि ये आपको ओवर द टाइम बड़ा पैसा कमा के नहीं देगी, ये साइक्लिकल हो जाती है। अभी मैंने इतने भी स्टॉक देखा है मैंने, पहले जो बढ़ गए, बाद में क्या कोई बढ़ा है? जस्ट है वाईफो, यस और एनफोनो, कोई बढ़ा है? सही में तो 2 साल में किसी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है रेलवे ने। सभी दब के बैठे हुए हैं। और वही है कि सेंटीमेंट खराब हो गया रेलवे स्टॉक से। और रेलवे पे फोकस से ज़्यादा डिफेंस में ज़्यादा फोकस आ रहा है। रेलवे में आ रहा है लेकिन इतना भी नहीं आ रहा है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करो ना, तो आप ये दिमाग में रख के चलो। तो आपको कैसे कंपनी में इन्वेस्ट करें? आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो रेलवे में। ठीक है, जिनके ऑर्डर बुक तो बढ़े लेकिन एग्जीक्यूशन भी सही होना चाहिए। तो और अगर बहुत ही बढ़ चुके हैं तो फिर थोड़ा केयरफुल हो। बट रेलवेज आर डूइंग वेल, डूइंग अपग्रेड। मिलिंद जी, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, वो अपग्रेड कर रहे हैं।
लेकिन वैल्यूएशन बढ़ गया है ना। प्रॉब्लम ये है ना कि सेक्टर बुरा नहीं है, सेक्टर तो अच्छा है, लेकिन आपने स्टॉक इतना ऊपर लाके रख दिया है। अब उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना इशू हो रहा है। तो रेलवे एज ए थिंग चलेगी, चलेगी, जरूर चलेगी, लेकिन उसके स्टॉक्स किस तरह से चलेंगे? तो मुझे लग रहा है कि डिसेंट रिटर्न देंगे। ताबड़ तो यानी वो कहते हैं ना, जबरदस्त रिटर्न देने की शक्यता अभी कम है, अनलेस अनलेस उनका एग्जीक्यूशन सही हो। इन सब में एक ही चीज जो कॉमन है, एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन मिसिंग है, क्योंकि ये रेलवे, ये कहते हैं ना, पीएसयू कंपनीज होती है। पीएसयू कंपनीज में ऑलवेज एग्जीक्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन दिस रेलवे स्टॉक्स। अभी क्या लेना चाहिए? तो देखिए, बजट आ रहा है, तो बजट से मैंने बोला जैसे बजट आ रहा है तो शायद ये महीना डेढ़, ये महीना ही है, 1 फरवरी को तो बजट है। तब तक एक, कहते हैं ना, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ये सब स्टॉक्स चल सकते हैं, लेकिन बाद में वापस एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हाँ तनुज, रेलटेल कंपैरेटिवली अच्छा है, कंपैरेटिवली अच्छा है, तो नीचे आता है तो फिर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस वाइज रेलटेल का कंपैरेटिवली बाकी सबसे अच्छा है। और बाकी ये जो जने जैसे मैंने बोला कि वैगन रिलेटेड कंपनी भी ठीक ठाक है, आगे जाके एग्जीक्यूशन ठीक होता है। ईपीसी कंपनीज को, यानी कहते हैं ना, एग्जीक्यूशन ठीक नहीं होता है तो लोन नहीं लेती, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। तो आईआरएफसी में मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। तो दिस जस्ट माय ओपिनियन, नॉट अ रिकमेंडेशन। बट हाँ, इस तरह से अगर आप रेल कंपनी को देखेंगे, इफ़ यू आस्क मी कि डिफेंस अच्छा है कि रेलवे अच्छे, तो मुझे लग रहा है डिफेंस ज़्यादा अच्छा है। डिफेंस में आप देख रहे हो मार्जिन अपग्रेड, एग्जीक्यूशन देख रहे हो, अभी भी यहाँ बहुत सारे इश्यूज है जो आपको टैकल करने हैं, इसलिए थोड़ा आप उस तरह से लंबा सोचो तो प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में अब तो बजट कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बाद में वापस आपको देखना पड़ेगा। चले यहाँ तक लगे तो गाइस, कैसा लगा ये सेशन? वॉज इट गुड, बैड, वर्स? वॉज इट वैल्यूएबल फॉर रेलवे कंपनीज? जस्ट टेल मी इन शॉर्ट। ओके। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.